नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज सवाल यह है कि कानपुर रेल हादसे में 145 यात्रियों की हत्या की सजा क्या है। वो 145 लोग इस देश के उन करोड़ों लोगों में शामिल थे जो हर रोज अपने घर से निकलते हैं। हम ये सवाल करें कि क्या हम रेल में हो रही मौतों को लेकर बहुत सहनशील हो गए? क्या हमारे सिस्टम ने, हमारी सियासत ने और कुल मिलाकर हम भारत के लोगों ने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हम अगर घर से बाहर निकले हैं तो चाहे हम सड़क पर हो या ट्रेन में हो, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। रेल यात्रा के दौरान किसी की जान जा सकती है। क्या हमने ये मान लिया है कि घर से निकलकर ट्रेन पकड़ने वालों के लिए सुरक्षित घर वापसी की कोई गारंटी नहीं होती? मान लीजिए इन 145 लोगों की जान किसी बम धमाके में, किसी आतंकी हमले में गई होती, तब भी क्या देश का रिस्पॉन्स ऐसा ही होता? कानपुर रेल हादसे पर दुख जताया गया, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, जांच भी बैठा दी गई, लेकिन इसके बाद क्या यह सच नहीं है कि संवेदना, दुख, मुआवजा और जांच हर हादसे के बाद होने वाली सरकारी रस्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले मुर्दा शब्द हैं? आज हम यह सवाल उठा रहे हैं कि रेल हादसे में अगर 145 लोगों की जान गई है तो क्यों ना इसे 145 लोगों की हत्या माना जाए, और क्यों ना इन यात्रियों की हत्या के लिए सजा की व्यवस्था की जाए। हमारे देश में साल 2015 में करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे गए। साल 2010 से लेकर 2014 से बीच 25,000 से ज्यादा लोग रेल से जुड़े हादसों के शिकार होकर मारे गए। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या सफर करना इस देश के लोगों के लिए इतना जानलेवा हो गया? और क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मानकर बैठ चुके हैं कि सड़क से लेकर रेल के सफर तक कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है? आखिर कमी कहां है? सिस्टम में, इच्छा शक्ति में, या फिर दोनों में? आज की बहस ताल ठोक के इसी पर। बोगियों में 2-3 घंटे पहले ऐसी हिल रही थी, 2-3 घंटे पहले से ऐसी चलता, सीट पर से लोग नीचे गिर जाएंगे। आप टीवी पे आना चाहते हैं, मैं टीवी वालों को बोलूंगी आप अपने मर्यादा में रहे और हिंदुस्तान देखे। यू कम हियर, दे विल शो यू ऑन टीवी, लेट देम शो ऑन टीवी। Inquiry by Commissioner of Railway Safety into the accident has been ordered to determine the correct cause of accident. There shall be a separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis by an appropriate agency to look into all possible angles. Strictest possible action would be taken against the guilty. आपने उन 129 लोगों के बारे में यहाँ और अच्छा किया, हम चाहते थे सब सदन करता है उनके लिए श्रद्धांजलि का रेजोल्यूशन यहाँ हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, वो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन, यही हमारी मांग है। बड़ा भाषण के अंदर बुलेट ट्रेन लाऊंगा, बुलेट ट्रेन लाऊंगा, वहां रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस का भाषण क्यों नहीं किया? वहां सेफ्टी का भाषण क्यों नहीं किया? इसके लिए सही मायने में हमारी पार्टी रेल मंत्री को नहीं, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो पूंजीवादी जो नीतियां हैं, सोच है, जो कार्यशैली है, उसको जिम्मेवार मानकर चलती है। आप देखेंगे अजीब हालत हो गया, विज्ञापन में, होर्डिंग में, शिविर में और इसमें चकाचौंध में खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक रेलवे सेफ्टी का मामला है, जो जनता सफ़र करती है और जो कर्मी रेल को चलाते हैं, उनका सुरक्षा का जो सवाल है उसको नज़रअंदाज किया गया। ये हादसे के बाद क्या होने वाला है, पूरी स्क्रूटिनी होगी, पकड़े जाएंगे, क्या क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई किसी की गलती आती है तो उनको ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या हुआ, जो नॉर्मल रूल है वो ज़रूर होगा। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, कानपुर रेल हादसे में हुई 140 से ज्यादा यात्रियों की हत्या की सजा क्या हो? दूसरा सवाल, देश को कब मिलेगा सुरक्षित यात्रा का अधिकार? तीसरा सवाल, आखिर कब तक रेल में मौत को हम करेंगे बर्दाश्त?
चौथा सवाल, रेल में मौत को लेकर हमारा देश इतना सहनशील क्यों है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, हमारे सिस्टम ने ट्रेन को फिदाइन क्यों बना दिया? तो आपको बता दें, हमारे साथ बात करने के लिए आज दो ऐसे लोग हैं जो रेल के साथ बड़े नजदीक से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो मौजूद हैं विजय कुमार दत्त साहब, जो कि एक्स एडिशनल मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। स्वागत है विजय जी आपका स्टूडियो में। और मेरे साथ यहाँ संजय पांधी जी मौजूद हैं, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं IRLRO, इंडियन रेलवे लोको रनिंग मेंस ऑर्गेनाइजेशन के। स्वागत है आपका संजय पांधी जी। और साथ ही दो राजनीतिक पार्टियों से हमारे साथ मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा, इससे पहले मैं दोनों एक्सपर्ट से यहाँ पर बात करूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर ये 145 लोग किसी आतंकवादी घटना का शिकार हुए होते, किसी बम ब्लास्ट में मारे गए होते, ये ट्रेन पटरी से नहीं उतरी होती, इसके अंदर किसी ने बम रखा होता, इसलिए इन लोगों की जान गई होती, तब भी क्या हमारे देश का रिस्पांस ऐसा ही होता कि हमने मुआवजा दे दिया है, हमने जांच के लिए कमेटी बैठा दी है, अब चलिए नमस्ते, अपने अपने काम पे लग जाइए? ये ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही दुखद विषय भी है। और मैं अगर अभी अब संवेदना दूं तो आपको भी लगेगा और देश को भी लगेगा, तो ये एक कस्टमरी राइट निभा रहा है, ये टीवी पे आए हैं तो संवेदना तो देना ही पड़ेगा, इस प्रकार लगेगा। देखिए, अगर ये आतंकवादी घटना होता तो देश के सरकार को ये कहना पड़ता कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या कदम वो उठाए हैं, कहाँ सफल रहे हैं, कहाँ असफल रहे हैं। चूँकि ये रेलवे दुर्घटना है तो स्वाभाविक रूप से देश की सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। और उसी नाते मैं आपके चैनल में बैठा हूँ कि कहाँ कहाँ हमारी रेलवे सिस्टम में खामियां हैं और उसको ठीक करने के लिए ये सरकार कैसे कोशिश कर रही है। और आप विश्वास करिए, यहाँ दो रेलवे एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं कोई भी बात राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, कागज और तथ्यों के आधार पर करूँगा। यह जो एक्सीडेंट हुआ है इसके दो मुख्य कारण हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं। नंबर 1 मुख्य कारण है स्ट्रेस्ड एसेट्स। जो हमारे रेलवे पटरी बिछे हुए हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेन्स दौड़ रही हैं, और जो कि कहा भी जा रहा है, खैर जांच तो चल रही है, कि कहीं फ्रैक्चर के कारण, जो रेलवे पटरी है उसके फ्रैक्चर के कारण तो नहीं। फ्रैक्चर क्यों हुआ? फ्रैक्चर इसलिए हुआ क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है। दूसरा मुख्य कारण है कि पटरी पे ट्रेन चल रही थी, फ्रैक्चर तो था ही, एक डब्बा दूसरे डब्बे के ऊपर चढ़ गई। दो प्रकार के डब्बे होते हैं, एक ICF डब्बा होता है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, और दूसरा होता है जो मॉडर्न डब्बा होता है LHB, लिंक हॉफमैन बॉश। कायदे से अगर सारे डब्बे LHB हो जाएं तो इस प्रकार के एक्सीडेंट में कम से कम दुर्घटना होगी और लोग जान माल से नहीं हाथ धो बैठेंगे। तो हमारी सरकार ने इसमें क्या किया है, देखिए प्लीज़ इसको राजनीतिक रूप से मत लीजिएगा, मेरा काम है कि प्रवक्ता के नाते में ये पॉइंट्स दुनिया के सामने रखूं। देखिए, जहां तक कोचेस का सवाल है ICF और LHB के बीच, पिछली बार बजट में पहली बार सरकार ने निर्णय लिया कि जितने ICF के कोच हैं, कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान में 63,000 रेलवे कोच हैं, जिनमें कि 53,000 ICF के हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा LHB में। अभी तक मात्र 4,000 ही रिप्लेस हो पाए हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री है उसमें 4,000 ही एक वर्ष में बन सकते हैं। तो पूरी कैपेसिटी को यूज़ करके सरकार ने 4,000 LCF बनाया है, LHB बनाया है, और उनको 2018 तक चाहिए समय, क्योंकि एक वर्ष में केवल 4,000 बनेंगे, तो 2018-19 तक ही ये पूरा रिप्लेस हो पाएगा। स्ट्रेस्ड एसेट्स जो है, जो हमारे स्ट्रेस्ड पटरी हैं, उसको ठीक करने के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं आंकड़े रखता हूं, देखिए 1219 सेक्शन कुल मिला के भारत में है रेलवे के, जिसमें कि 492 40% सेक्शन ऐसे हैं जिसमें 100% या उससे थोड़ा कम गाड़ियां चल रही है। पात्रा जी, 16 पात्रा जी, ऐसे मैं भी बड़े सारे आंकड़े लेके बैठा हूं, मैं पढ़ के सुनाना शुरू कर दूंगा। अनिल काकोदकर कमेटी ने 2012 में कितनी सिफारिशें की थी, क्या करूं, मैं आंकड़े ही दे सकता हूं, मैं क्या क्या था, उन 106 चाहता सिफारिशों में से कितनी मानी गई, कितनी नहीं मानी गई। सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था, अगर ये 150 लोग आतंकवादी हमले का शिकार होते तो आप कहते कि हमारी सेना खड़ी हो गई है, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन इन 150 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है, इनकी हत्या किसने की है, उसको ढूंढने के लिए आपके पास मैकेनिज्म तक नहीं है, और ना ही सरकार के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर वो युद्ध स्तर जैसी भावना दिखाई दे रही है कि कम से कम ढूंढ तो लें कैसे फॉल्ट हो गया, कहां से लोग मारे गए, क्यों मारे गए, कौन जिम्मेदार है। आज तक सजा हुई क्या किसी रेल हादसे के लिए जिम्मेदार को?
रोहित जी, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। अगर आपने सही कहा कि अगर आतंकवादी हमला होता तो हम कहते हैं हम पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे। आज अगर रेल एक्सीडेंट हुआ है तो हमको ये कहना चाहिए, और मैं कहता हूं कि हम मिसमैनेजमेंट को और जो हमारा फॉल्टेड टेक्नोलॉजी है, मतलब जो स्ट्रेस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ। इतने एक्सीडेंट्स तो जापान में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके पटरी स्ट्रेस्ड नहीं है, उनके पटरी बदल दिए जाते हैं समय पर। एक पटरी पे जिस पे 50 गाड़ी दौड़नी चाहिए उस पे 200 गाड़ियां नहीं दौड़ती हैं। तो हमारा अटैक उस सिस्टम पे होना चाहिए। और आप कहते हैं कोई व्यक्ति क्या अटैक कर रहा है, देखिए मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, हो सकता हूं गलत हूं या सही हूं, आप निर्णय लीजिए। मगर मैं जानता हूं सुरेश प्रभु जी 24 घंटे बैठ के इस काम को कर रहे हैं। उस व्यक्ति में दम है, वो कर रहा है। हाँ, वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके हमने किया भी है। पूरे आंकड़ों के साथ आया हूं कि जो पहले नहीं था। मैं यहां कांग्रेस के खिलाफ या किसी और पार्टी के खिलाफ बोलने नहीं आया हूं, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहता हूं कि क्या नहीं था, क्या हो गया है। छोटे छोटे आंकड़े आप चाहें तो मैं जनता की भलाई के लिए दे सकता हूं। सर, मैं आंकड़े आपको जरूर रखने का मौका दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे कम से कम इस बात के लिए कन्विंस तो कर दीजिए कि सरकार इन 150 लोगों की मौत के लिए उतनी ही चिंतित, उतनी ही परेशान, उतनी ही व्यथित, उतनी ही द्रवित है जितनी कि मुंबई अटैक के बाद हुई थी। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है विजय जी। एक चीज मैं जब पढ़ रहा था तो पता लगा कि रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के पास है वो सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन आता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, सच है तो क्यों है? आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल होता है वो इस व्यक्ति को, और ये भी है कि वो दोबारा से रेलवे में पोस्ट नहीं हो किया जाएगा। जो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल होता है, इसका अर्थ ये है कि आप किसी प्रकार के दबाव से में ना आए, आप स्वतंत्र निर्णय ले पाए। रेल मंत्री, चेयरमैन, कोई भी आपको प्रभावित ना कर पाए। आपका जज है और आप किसी प्रकार से रेलवे के प्रभाव में नहीं। इसीलिए चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को सिविल एविएशन विभाग के अंतर्गत रखा गया। लेकिन इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है, वो जीवन भर सबसे एक्सपीरियंस्ड रेलवे कर्मचारी वो है जिसने सारी उम्र रेलवे में काम किया और बहुत ही दक्ष है, लेकिन उसको उसकी इंडिपेंडेंस कि किसी प्रकार से उसकी जांच में किसी प्रकार से रेलवे प्रभावित ना कर पाए, उसको कोई ऐसी जांच याद आती है रेल हादसे की जिसमें किसी को सजा मिली हो? जी हाँ, बहुतों को मिलती है, हर एक को सजा मिलती है। और आप कोई सा भी दो तरह की फेलियर होती है, उपकरण की फेलियर, मानवीय भूल। उपकरण की फेलियर में आप उपकरण में इंप्रूवमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी। मानवीय भूल में सजा देते हैं, नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। सब क्रिमिनल सजा भी हुई है। आप किसी भी निकाल के देख लें, आपको लिस्ट मिल जाएगी, इतने लोगों को सजा दी। लेकिन पांधी साहब, अगर आज अखबार एक लिख रहा है पूरे पहले पन्ने पे बड़ा बड़ा कि ड्राइवर कहता रहा कि साहब दिक्कत हो जाएगी, और उससे कहा अफसरों ने कि नहीं, कुछ भी करके इसको वहां तक पहुंचा दो ट्रेन को, बाकी आगे देखा जाएगा। वहां किसको जिम्मेदार मानेंगे? ड्राइवर को, उपकरण को, पटरी को, या अफसर को? रोहित जी, इस दुर्घटना के लिए हमारी मानवीय संवेदनाएं रेल प्रशासन से और रेलवे मैनेजमेंट से जुड़े हुए सभी लोगों की तरफ से इस घटना के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो सराहनीय है। अब इस घटना के बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दत्त साहब ने अभी कहा कि CRS रेलवे की एक्सीडेंट्स की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं, तो ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं। लेकिन रेलवे एक्ट में एक ऐसी चीज़ है जो संबित पात्रा जी, डॉक्टर साहब से मैं कहना चाहूँगा, वो सरकार के हिस्सा हैं। रेलवे एक्ट में एक ऐसा प्रोविज़न है जिसके कारण रेलवे की मैनेजमेंट से जुड़े हुए किसी भी ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है, जैसे GM और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के पास, कि वो CRS की रिपोर्ट माने या ना माने। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रोहित जी कि CRS की रिपोर्ट practically has got no values with the railways, number 1. Number 2, जैसे ये अखबार में छपी है कि ड्राइवर ने कहा है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसी तरह गाड़ी पहुंचा दो, ये अनकन्फर्म्ड रिसोर्सेज हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल के माध्यम से जितना बड़ा ये एक्सीडेंट है और जो इसकी ग्रेविटी है, डेफिनेटली ये ह्यूमन एंड इक्विपमेंट फेलियर के अलावा और कुछ नहीं है, ये निश्चित है। इस केस में मेरे आपसे रिक्वेस्ट है और देश की सरकार से भी निवेदन है कि जैसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में जुडिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया जाता है, अगर फिर ये सब्जेक्ट सिर्फ CRS तक रहा तो इसमें कुछ निकल के नहीं आएगा, फॉरेंसिक जांच में भी कुछ निकल के नहीं आएगा। निवेदन है कि इसे एक जुडिशियल ऑफिसर के पास दिया जाए, आपको पूरे फैक्ट्स पता लग जाएंगे। कुछ फैक्ट्स आज भी डिस्कस करेंगे आपके सामने, लेकिन इसका सही सच और इफेक्टिव सॉल्यूशन सिर्फ एक जुडिशियल इंक्वायरी है। लेकिन एक बात ये भी है ना अभय दुबे, कि हम सपना देख रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे, हमारे यहाँ टेल्को के ट्रायल चल रहे हैं, और हमारी अपनी ट्रेन, उनकी ये स्थिति है कि हम आदमी ट्रेन में बैठा है, इस बात की गारंटी नहीं है वो सुरक्षित घर पहुँच पाएगा कि नहीं।
तो सपना क्या देख रहे हैं फिर हम बुलेट ट्रेन का? बेसिक तो कम से कम हाइजीन क्रिएट कर लें अपने देश में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, मैं 100% इस बात से सहमत हूँ। बहुत राजनीतिक वक्तव्य तो नहीं देना चाहता, मगर आप देखिए कि 2,17,369 रिक्तियाँ हैं रेलवे में, जिसमें से 70% जो पद खाली हैं वो सेफ्टी कैटेगरी के हैं। अभी आपको याद हो तो कुछ माह पहले हमने एक हरदा में मध्य प्रदेश के एक ट्रेन पूरी बह गई थी, वो भी डिरेल हुआ था, उस पर 1 घंटे का डिस्कशन किया था। वहाँ पर भी ये बात आई थी कि जो पेट्रोलिंग करने वाला आदमी है वो उसकी नियुक्ति ही नहीं है, और पूरा ट्रैक बह चुका था और ट्रेन बह गई, वहाँ पर भी 25 लोग मर गए। भगवान, मैं प्रभु जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि रेलवे को किस बदहाली की परिस्थिति में आपने पहुँचा दिया। 15 लाख पैसेंजर प्रतिदिन कम बैठना प्रारंभ हो गए, 4.5-5 करोड़ पैसेंजर प्रति वर्ष कम बैठ रहे हैं। फ्रेट के इनकम में रेलवे की बहुत बड़ी कमी हो गई। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये प्रपोजल जाता है, अभी संबित पात्रा जी ने बात की ट्रैक के फ्रैक्चर की, तो मैं बताता हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्शन ठंड में एक प्रक्रिया है कि ठंड की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ट्रैक में वो फ्रैक्चर होते हैं। संबित पात्रा जी 1.25 साल हो गया, एक इंडिजीनियस, एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट रेलवे के टेक्निकल स्टाफ ने तैयार करके वो प्रपोजल बोर्ड को भेजा है, आज तक उसको स्वीकृत नहीं किया। वो इंस्ट्रूमेंट ये है कि रेलवे स्टेशन पे और सिग्नल पे उसको अगर कनेक्टिविटी दे दें तो जहां भी फ्रैक्चर होगा स्ट्रेस की वजह से, जो आप अभी स्ट्रेस कह रहे थे, वो ठंड के कारण भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन है, तो वो सिग्नल को रेड कर देता है और स्टेशन को अलर्ट कर देता है। उसकी स्वीकृति आज तक नहीं दी। 11,000 करोड़ रुपए के ट्रैक की जो सेफ्टी के लिए स्वीकृति भेजी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब तक नहीं दी। रोहित जी, ये जो पूरे देश में नेटवर्क है 65,000 किलोमीटर से अधिक का, इसमें 19,000 किलोमीटर नेटवर्क ऐसा है जिसपे 80% ट्रैफिक है, जिसको हमको रिनोवेट करने की जरूरत है। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने सूरज कुंड में जो चर्चा की है, सारी की सारी चर्चा वो रेलवे की कमाई पर की है, सेफ्टी पर कोई बात नहीं हुई। 130 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ा रहे हैं, 160 किलोमीटर की बात करते हैं, लेकिन आप वो खन्ना कमेटी की रिकमेंडेशन देख लीजिए, काकोड़कर कमेटी देख लीजिए या सैम पित्रोदा कमेटी की रिकमेंडेशन देख लीजिए। उन्होंने जिन सेफ्टी मेजर्स की बात की है उसको बगैर सिर्फ कमाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि कमाई बहुत कम हो गई। मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप सारा ध्यान पहले सेफ्टी पर लगाइए, कैसे एंटी कोलिजन डिवाइस को, कैसे जापान और अमेरिका में, ये सारा डिस्कस नहीं करना चाहता। काकोड़कर कमेटी ने बखूबी समझाया है, ठीक है, इस पर हमने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। और बार बार आरोप, रोहित जी आखिरी वक्तव्य, बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा किया नहीं किया। मैं ये जो व्हाइट पेपर प्रभु जी ने इशू किया वो कहते हैं कि 2013-14 तक हमने यूरोप से बेहतर एक्सीडेंट मिलियन ट्रेन पर किलोमीटर 0.147 कर लिया था, जो यूरोप का 0.210 है। आज यूरोप से ज्यादा 85 एक्सीडेंट्स हुए 14-15 में, 78 एक्सीडेंट्स हुए 15-16 में, और कम से कम 350 लोगों की मृत्यु इन एक्सीडेंट्स में हुई है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। संबित पात्रा आप बोल लीजिए, फिर मैं संजय पांधी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बोलिए। देखिए, चूंकि मैं सरकार का एक नुमाइंदा हूं और यहां आंकड़े रखना आवश्यक है और एक राजनीति यहां आरंभ कर दी है कांग्रेस ने, तो मैं आपको पहले तो दिखाऊंगा कि कैसे फाइनेंशियली हम वायबल बने। ये सीएजी का रिपोर्ट है मई 2012। आपको याद होगा रोहित जी, एक बार आपने भी इसे इसी जून को आपने पढ़ा था इस सीएजी के रिपोर्ट को, जिसमें कहा गया था द सिचुएशन वुड अल्टीमेटली अफेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ रेलवे ऑपरेशंस, रेलवेज विल बी सीवियरली हैंडिकैप्ड टू फाइनेंस एनी फ्यूचर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। बहुत खराब हाल हो गया था। पहली बार ये सरकार का, मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था आज से 3 महीने पहले, पहली बार इंडियन रेलवे जो है वो प्रॉफिट में गई है। ऑपरेटिबिलिटी रेशियो जो जिसको कहा जाता है वो रेशियो घटा है, घटने मतलब फायदा हुआ है रेलवे को। तो आप देखिए ऑपरेशन रेशियो पहली बार रेलवे ने पैसा बचाया और उस पैसे, सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, और इस एक्सीडेंट के केस में तू मैं जनता को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप रेलवे मिनिस्ट्री से इशू कराइए, 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपए 10 पैसे रेलवे आज खर्च कर रहा है। मैं रेलवे मिनिस्ट्री का ही आंकड़े लेकर, सर मैं रोहित जी, मैं इस प्रकार के व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूं। लोग मरे हैं
और मैं सबकी बात सुनने को तैयार हूं, मगर यहाँ लड़ाई बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। प्लीज थोड़ा संवेदन हो जाइए, ऐसे मत नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे। देखिए दूसरी बात, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूँ, हैं। बहुत देर नहीं, आप शांति से सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, क्योंकि जो स्ट्रेस कम कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से। आप सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए कि जो लाइन बिछाना, ज़्यादा लाइन बिछाएंगे तभी तो स्ट्रेस कम होगा। ब्रॉड गेज लाइन बिछाने का 2014-15 में 450 किलोमीटर लाइन हमने बिछाया है, 15-16 में 545, इसका आधा भी यूपीए के समय में नहीं बिछाया गया था। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जो एलिमिनेट हुआ है, आप बताएंगे तो पूरा प्रेस रिलीज में बता के आपको दिखा दूंगा। नहीं सुनिए, मैं आपको एक आपने कहा ना रेलवे का निकाल के दिखाइए, मैं रेलवे का कागज ही निकाल के आपको मैं इसके बाद मुझे अवसर दीजिएगा, मैं भी सच्चाई रखना चाहता हूं। आप देखिए, जनता देख सकती है यहाँ पे। मैं ये फाइल, प्लीज सुन लीजिए, मैं ये फाइल आज रेलवे के ऑफिस से लेके आया हूं, और आप देखिए अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, प्लीज इसको फोकस करिए। मेरे पास भी मैं कहूंगा ये अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पूरा कीजिए, पात्रा जी पूरा कीजिए, 2009 फिर मैं संजय से से सर पूछ लूंगा। प्लीज सर, ठीक है, आप पात्रा जी पूरा कर आप लीजिए। अच्छे आदमी हैं, प्लीज सुन तो लीजिए। 2009 और 2014 के बीच, 2009 और 2014 के बीच 1100 किलोमीटर 1100 अनमैन्ड क्रॉसिंग जो है वो बंद हुए थे। मगर आप देखिए मात्र एक वर्ष 2015-16 में 1250, मतलब जितना काम इन्होंने 5 वर्ष में नहीं किया, हमने 1 वर्ष में पूरा किया। ठीक उसी प्रकार ROBs, रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज, जिसके कारण एक्सीडेंट अवर्ट होता है, वह भी आप देखिए 2009 और 14 के बीच में मात्र 762 बनाया गया था 5 वर्ष में, जबकि हमने 1024 बनाया। ये रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री के कागज लाके दिखा रहा हूं, घर में नहीं बनाया। पात्रा, मेरा बड़ा सवाल सीधा सा है। आप कह रहे हैं कि हम पटरी बढ़ा रहे हैं ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। मैं पूछ रहा हूं पांधी साहब, ड्राइवर कितने स्ट्रेस में होता है, को ड्राइवर कितने स्ट्रेस में होता है, उस पर कितनी तरह के दबाव होते हैं, क्या उसकी वजह से हादसा नहीं होता? और क्या यह भी सच है कि रेलवे में जब हादसे होते हैं तो उस हादसे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी C और D श्रेणी के कर्मचारियों के कंधे पर डाली जाती है, बड़े अफसरों पर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? रेलवे एक्ट में एक प्रोविजन है, सेक्शन है, जिसमें लिखा गया है कि रेलवे एक्सीडेंट्स की जिम्मेवारी संबंधित कर्मचारियों पर डाली जाएगी। इसीलिए 1946 से 47 से लेकर अब तक किसी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर को किसी भी एक्सीडेंट में, चाहे उसमें लाइफ लॉस हो या प्रॉपर्टी लॉस हो, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। नंबर 2, जहाँ तक आपका सवाल है स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स एंड स्ट्रेस ऑफ इक्विपमेंट एंड एसेट्स, तो एसेट्स पे अगर सरकारें करती रहती हैं काम, किसी भी की सरकार हो, रेलवे एक सिस्टम इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। चलिए टेक्नोलॉजी पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंट आपके नोटिस में डालना चाहूँगा। रेलवे बोर्ड ने 2011 में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया टू रिव्यू वर्किंग कंडीशंस ऑफ सेफ्टी कैटेगरी एम्प्लॉयज़। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे बोर्ड के पास ड्यूटी आवर डिसाइड करने का सब्जेक्ट प्रेसिडेंट द्वारा एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में अलॉटेड ही नहीं है। और 1961 से लेके अब तक रेलवे बोर्ड रेलवे की सेफ्टी कैटेगरीज के ड्यूटी आवर्स के लिए लेटर निकाल रहा है। हमने पार्लियामेंट में अप्रोच किया, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, प्रकाश जावड़ेकर साहब उस राज्यसभा की कमेटी में थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और 19 फरवरी 2014 को राज्यसभा में ये रिकमेंडेशन पास हुई फुल मेजोरिटी के साथ कि हेंस फोर्थ रेलवे सेफ्टी कैटेगरीज के एम्प्लॉयज के ड्यूटी आवर्स विल बी डिसाइडेड बाय लेबर मिनिस्ट्री एंड अदर मेंबर्स फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री एंड यूनियंस। बट रेलवे बोर्ड ने वो रिपोर्ट आज तक लागू करने से इनकार कर दिया। हमें हार के कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां से डिसीजन ले आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, संबित पात्रा जी, इंडियन रेलवे के ह्यूमन एसेट्स हाईली स्ट्रेस्ड हैं, नॉट ओनली ड्राइवर असिस्टेंट्स, स्टेशन मास्टर्स, और ये जिस सेक्शन पे ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे जो ग्रुप डी के ट्रैकमैन हैं उनके 12 आवर्स की ड्यूटी है, गेटमैन 12 आवर्स में है। 1919 में रेल ट्रांसपोर्ट में, रेल इंडस्ट्री में ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स फिक्स कर दिए गए थे एज पर ILO कन्वेंशन। ब्रिटिश इंडिया में भी पास हुए, उसके बाद रेलिवेंट लॉज इंडिया में भी आए। लेकिन रेलवे एक्ट 1989 में अमेंड होने के बाद भी रेलवे इंटरनल लेटर से हमारी डिफरेंट ऑपरेटिंग कैटेगरीज जो कि रेलवे की सेफ्टी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेस हो चुकी है कि अब वो ह्यूमन मशीन्स हैं। अब उनसे आप ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी की प्लीज उम्मीद ना करें। दैट इज ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग। ठीक है, अब देखिए मैं जो बातें पूछ रहा हूं इतनी देर से वो इसी पे आ जा रही हैं कि साहब आंकड़ों में, कागजों में हम ये तो बता लेंगे कि हमने इतनी कमाई कर ली,
हमने इतनी पटरी बिछा दी, हमने व्यवस्था में इतना सुधार करने की कोशिश की, अब हम खाना अच्छा देते हैं, अब हमने टॉयलेट्स बड़े अच्छे बना दिए, बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स बना दिए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम उस बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट वाली ट्रेन में जा रहे हैं जिसमें अच्छा खाना मिलता है तो सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं? उसका पायलट, उसका ड्राइवर, उसका को ड्राइवर वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं है इतना कि रास्ते में दूसरी ट्रेन पे नहीं चढ़ा देगा उसे। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ सर, आपसे उसके बाद शुरू करूंगा। और अभय दुबे जो बात कहना चाहते हैं कि उनके समय में पता नहीं उन्होंने कितनी पटरी बिछा दी थी, शायद वो उस तरीके का आंकड़ा रखेंगे संबित पात्रा की बात का जवाब देते हुए। लेकिन मेरा सवाल जस का तस है कि इस पूरे उसमें कहीं ह्यूमन एंगल है या हम आंकड़े बताकर केवल ये साबित कर लेना चाहते हैं देखिए हम तो काम कर रहे हैं, फिर भी लोग मर रहे हैं, तो फिर कोई जिम्मेदारी तो लेगा। सवाल ये कि क्या केवल मुआवजा, जांच का ऐलान और खत्म? 145 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या इसको तय करने की कोई व्यवस्था हमारे पास है? हमारे साथ विजय कुमार दत्त साहब हैं जो कि रेलवे बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, एक्स एडिशनल मेंबर हैं। हमारे साथ संजय पांधी साहब हैं, हमारे साथ संबित पात्रा हैं और अभय दुबे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता हैं। विजय साहब, आप ब्रेक के पहले कुछ चीज़ें रखना चाह रहे थे, आप पहले अपनी बात रखें, फिर मैं अभय दुबे जी से कमेंट लेता हूँ। तो बातें पांधी जी ने कही हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, सत्य जो है बीच का है। रेल कर्मचारी समाज का सबसे प्रतिष्ठित कर्मचारी है, उसकी प्रोडक्टिविटी विश्व में रेलवे में सबसे कम है, तिहाई और चौथाई। ट्रेनिंग, एफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन सब साथ लेके चलना पड़ेगा। चाइनीज़ रेलवे, आप 13 लाख है, चाइनीज़ रेलवे 21 लाख है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी 3 गुनी है। उन्होंने इस साल 1,07,000 कर्मचारी बढ़ाए, हम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले प्रोडक्टिव सब चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। और स्ट्रेस है, लेकिन एक चीज़ है, रेलवे का रूल इस प्रकार से है कि इस प्रकार का स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा कि एक्सीडेंट हो जाए, ये नियम है। और जो जनरल रूल, जो आप कर्मचारी की बात करते हैं, रेलवे के ट्रेन चलाने में अधिकारी बहुत कम रखे गए हैं गाइडेंस के लिए। किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं, कर्मचारी चला सकता। अधिकारी तभी आएगा जबकि कोई ऐसे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत हो जो कि रूल में नहीं लिखा है, तो कर्मचारी तो चलाएगा ही। और फ्रंट लाइन हमारा कर्मचारी जो है, हमारा सबसे फ्रंट लाइन सैनिक वही है, वही अधिकारी है जो कि करेगा, तो वो तो आगे आएगा ही। लेकिन ये कहना कि अधिकारी नहीं, अधिकारी सब बहुत ज़्यादा रेलवे का अधिकारी दौड़ता है। कर्मचारी को तो 12 घंटे के बाद छुट्टी हो जाती है, अधिकारी तो 24 घंटे लगा रहता है। सर, लेकिन 12 घंटे जो ड्राइवर ट्रेन चला रहा है, आप उसको कहेंगे खाना नहीं खा सकता, टॉयलेट नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है। कैसे उम्मीद करेंगे कि वो ट्रेन बिठा नहीं देगा? मैं आपको बता देता हूँ, टॉयलेट भी जा सकता है, वो खाना भी खा सकता है, इसीलिए 2 ड्राइवर रखे गए हैं। असिस्टेंट ड्राइवर इसीलिए है कि रिलीव करेगा जबकि ड्राइवर जाएगा। गाड़ी रुकती है, सारी व्यवस्थाएं, और मैं समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि ऐसी मजबूरी नहीं कि ड्राइवर खाना ना खा सके, टॉयलेट। और अब तो लोगों कैब में टॉयलेट का प्रोविज़न हो रहा है। हाँ, रेलवे में। और यही नहीं है कि ड्राइवर, देखिए ड्राइवर चलाता, हमारा फ्रंट लाइन आदमी जो चलाता, लेकिन ड्राइवर के पीछे जो फौज है, टेक्नीशियन है जो उसको ठीक रखता है, जो जांच करता है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो रेलवे का हर अंग इम्पोर्टेंट है, ड्राइवर भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पायलट है, पायलट तो ठीक है जहाज को चलाता, लेकिन जो मेंटेन करते हैं वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, और लोग लगे हुए हैं। आप सहमत हैं इनकी बातों से? देखिए, दत्त साहब का ये ओपिनियन कि रेलवे के ड्राइवर्स या रेलवे के ऑपरेटिंग एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी कम है, मैं एग्री नहीं करता। जितनी ट्रेनें रेलवे चलाना चाहती हैं, इसी सेट ऑफ एम्प्लॉइज़ में चलाती हैं, तो प्रोडक्टिविटी 100% है। रेलवे में एक ट्रेन चलती है तो 100% प्रोडक्टिविटी से चलती है। ये कोई ऐसा प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। ये तो आप एक ट्रेन स्टार्ट की एंड तक पहुँच गई, प्रोडक्टिविटी 100%, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक दत्त साहब कह रहे हैं कि रेलवे के ड्राइवर्स को खाने का टाइम दिया जाता है, 2 ड्राइवर होते हैं, आई एम सॉरी, ये फैक्ट नहीं है, आप भी जानते हैं। ड्राइवर एक ही होता है, दूसरा असिस्टेंट ड्राइवर होता है। और अभी रेलवे बोर्ड ने लिखित में दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, NHRC के ऊपर लिखा है कि दे कैन नॉट गिव, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, कि ड्राइवर को खाने का टाइम नहीं दे सकते। दुनिया में एकमात्र ड्राइवर रनिंग स्टाफ ही है रेलवे का जिनको खाने का कोई टाइम नहीं है। नेचुरल कॉल के लिए भी मना कर दिया गया है। ये तो NHRC ने ऑर्डर किया, तब जाके एक टॉयलेट का प्रोविज़न हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट, अदर कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं, हम मानते हैं, हमारे बैक एंड में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग स्टाफ लगा हुआ है, लेकिन रेलवे में कॉम्प्रोमाइजेस ऑफिसर्स ही कराते हैं। ऑफिसर्स ही कहते हैं कि गाड़ी लेट हो गई है, डेस्टिनेशन पे 4 घंटे की बजाय 1 घंटे में से फिटनेस देके आप इसको रिटर्न कर दो। अब इस गाड़ी में भी ऐसा हो सकता है, अगर पिछले रूट में ये गाड़ी लेट पहुंची होगी तो हो सकता है इसका ओरिजिनेटिंग एग्जामिनेशन के लिए टाइम ही ना मिला हो, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ा डिफेक्ट है, जो कल के एक्सीडेंट में सामने आया है, जो मैं आपके सामने नोटिस भी लाना चाहता हूँ, इक्विपमेंट फेलियर के साथ ह्यूमन फेलियर भी सामने आ रहा है।
ह्यूमन फेलियर किस एंगल से सामने आ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कुछ दिनों से रेलवे के ड्राइवर्स ये फील कर रहे थे, इसे ऑन रिकॉर्ड कोई ड्राइवर देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ट्राई कर लिया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्राइवर्स को लर्चिंग फील हो रही थी। लर्चिंग मीन्स झटका लग रहा था और वो रिपोर्ट नहीं हो रहा था क्योंकि रेलवे के ड्राइवर्स और अदर सेफ्टी कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ या ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज़ अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने काम के अंदर आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को अपने सीनियर्स के साथ शेयर करने से डरते हैं क्योंकि उनको हैरास किया जाता है। रेलवे का टाइम अब जज साहब का टाइम नहीं है। यहाँ बहुत प्रेशर्स हैं। यहाँ के ऑफिसर्स अब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज तरीके से काम करा रहे हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस ऊपर हो रही हैं, मिनिस्टर अच्छे हैं, मिनिस्ट्री अच्छी है, गवर्नमेंट अच्छी है। वहाँ हमारे कोई कमेंट्स नहीं। दे आर द रूलर्स सिलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑफ द कंट्री। ठीक है। बट रेलवे में इंटरनली मैन पावर मैनेजमेंट दुनिया की सबसे वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुकी है। नॉट ओनली ऑन द वर्क साइड बट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्स ऑल्सो एंड ठीक है। अब मेरा सवाल यह है अभय दुबे कि संबित पात्रा कुछ आंकड़े कह रहे थे, आप लगातार हाथ उठा रहे थे कि मैं इन पात्रा जी के आंकड़ों का जवाब देना चाहता हूं। साथ साथ मुझे यह भी जवाब दीजिएगा सर, एक यूपीए के 10 साल में 63 रेल हादसे थे सर। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लेके भी आए होंगे। दूसरी बात यह है सर, कोई भी व्यवस्था 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं बनती। हमारे पास 70 साल थे। रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक कॉर्पोरेशन है। हमने उसकी व्यवस्था कैसी बनाई कि आज हम चीन से तुलना तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रेलवे बोर्ड के मेंबर ये कह रहे हैं कि साहब हमारी प्रोडक्टिविटी उनके सामने नीलबटे सन्नाटा है। देखिए रोहित जी, ये बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर चैनल पर करते हैं। मिस्टर प्रभु ने अभी 2015 में जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है उसी का डेटा मैं दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि पिछले 64 साल में ऐतिहासिक प्रगति रेलवे ने की है। 1344% हमने फ्रेट में वृद्धि की है, 1692% हमने पैसेंजर में वृद्धि की है, डबलिंग और मल्टीपल रूट लेंथ में 289% की हमने प्रोग्रेस की है। सिर्फ 5 सेकंड और वो ये कहते हैं कि 9 से 14 का कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक रहा। न्यू लाइन 2643 किलोमीटर, गेज कन्वर्शन 4217 किलोमीटर, डबलिंग 3380 किलोमीटर और इलेक्ट्रिफिकेशन 5924 किलोमीटर। और साथ में वो प्रभु जी ये भी कहते हैं कि वो जो खन्ना कमेटी की रिकमेंड, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, सेफ्टी रिव्यू, सेफ्टी को लेकर खन्ना कमीशन की रिपोर्ट आई 1998 में, वाजपेयी जी की सरकार थी। बोर्ड में जाते जाते 2002 हो गया और वो धूल खाती रही। हमारी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। 278 में से सेफ्टी को लेकर 238 को हमने न सिर्फ स्वीकार किया, उसमें से 220 को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। यही काम हमने काकोडकर और सेम पित्रोडा कमी, देखिए मैं बहुत अच्छा तथ्य आपके सामने रख रहा था कि ये कहा इन लोगों ने कि 19,000 किलोमीटर का ट्रैक ऐसा है 65,000 में से जिस पर से 80% हिंदुस्तान का ट्रैफिक जाता है, तो क्यों ना उसकी हम ट्रैक की स्ट्रेंथनिंग कर दें। उसमें 1,31,000 ब्रिजेस हैं जिसमें 11,225 पुल ऐसे जो 100 साल से पुराने हैं, उनको आप रिनोवेट कर दीजिए, नया बना दीजिए। इस पर हमने पूरी गति के साथ काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने जितने सेफ्टी मेजर्स बताए थे। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि ये जो सरकार नई आई, बिल्कुल ठीक है, प्रभु जी ने अपनी तरफ से उन प्रपोजल्स को भेजा, जैसा मैंने आपको कहा कि हूबहू जो उन्होंने कहा था 1,19,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उस प्रस्ताव को भेजा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर नहीं किया। मैंने कहा ट्रैक तक का 11,000 करोड़ रुपए का क्लियरेंस उन्होंने नहीं दिया। यहां प्रश्न इस बात का नहीं है कि सरकार किसकी और किस पर आरोप। आपने ठीक कहा, अगर हमारी सरकार के समय एक्सीडेंट का डेटा दिखाया तो आप देख लीजिए कई गुना अधिक एक्सीडेंट्स इन 2-2.5 सालों में हुए हैं। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो रेलवे ह्यूमन एरर उसमें ज्यादा है, इक्विपमेंट कम है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रश्न ये उठता है कि जो 2 लाख, जब तक आप इक्विपमेंट, जब मॉडर्नाइजेशन को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो रिक्तियां हैं, जो कमियां हैं, जैसे मैंने कहा कि 2,17,000 लोगों में से मॉडर्नाइजेशन होता है तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ रोहित जी,
कि आप ऑटोमेटेड कर देना चाहते हैं, नहीं तो वो कुछ तो नौकरियां छीन लेना आप चाहते हैं। कम से कम अपॉइंटमेंट्स तो करिए। फोन किया है वहां पर पेट्रोलिंग के लिए लोग तक नहीं है, सुनिए ना, जवाब दे सकता हूं। इक्विपमेंट नहीं है। अभी फोन किया, प्रभु जी ने भगवान भरोसे कर दिया हिंदुस्तान की रेल को। हमारे एक दर्शक ने अभी फोन किया, हमारे स्टूडियो में जो सपोर्ट टीम है उनके पास फोन आया, संबित पात्रा, एक दर्शक जो टीवी देख रहे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि 1998 26 नवंबर को जो खन्ना में पंजाब के रेल हादसा हुआ था, इसमें 212 लोग मारे गए थे। अगर आप दोनों महानुभाव में से कोई ये बता पाए इसके जिम्मेदारों को क्या सजा हुई, इसके लिए कोई आदमी जिम्मेदार तय पाया गया कि नहीं पाया गया, या फिर इसको गॉड्स एक्ट मान के हम लोग मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दे 11 रुपए का और भगवान से कहें कि भगवान अगली बार मैं ट्रेन में जाऊं तो मुझे बख्श देना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार तब की सरकार और अब के लिए हमारी सरकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है और इसमें कोई लारे लप्पे नहीं होने चाहिए। पात्रा जी, हमारा प्रवक्ता मैं भी हूँ, सुरेश प्रभु पे केस चलाएंगे क्या आप इसके लिए? क्या है सुन लीजिए, रेल मंत्री पे केस चलाएंगे क्या बहुत आप? ये सर ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार जिम्मेदार है। सर अकाउंटेबिलिटी सरकारों में भी जब आप व्यवस्था बनाते हैं, हायरार्की तय करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी ना सर। कहीं सर कौन जिम्मेदार है? आप किसको हत्यारा मानेंगे? आप कहेंगे सुरेश प्रभु हत्यारे हैं 145 लोगों के? सर थोड़ा सा सर आप मानेंगे ना जितना समय आपने अभय दुबे जी को दिया? मैं पूरा समय दूंगा सर, मेरे सवाल का जवाब देंगे तो। सारे इल्जाम हमारे ऊपर हैं, या आप चाहें मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा। जो सवाल मेरे पे उठाए गए मैं बिल्कुल यहाँ पे अहंकार रहित भाव से बोलूंगा और सत्य बोलूंगा। नंबर 1, अगर हमसे कहा गया कि आपने 2 साल में ऐसा क्या कर दिया कि ट्रेन की सेफ्टी बढ़ गई, आपने क्या नया रूट बिछा दिया, अभी कुछ आंकड़े अभय दुबे जी ने रखे, मैं पिक्टोरियल फॉर्म में ताकि जनता समझ सके और हमने क्या किया, प्रभु जी ने क्या किया, मैं दिखा देता हूँ। 2004 से 2009 यूपीए 1 कितना किलोमीटर ट्रैक पूरे देश में बिछा? 1470। 2009 से 2014 यूपीए 2 कितना ट्रैक पूरे देश में बिछा? 1520। 2014-15 हमारी जब सरकार आई कितना ट्रैक बिछा? 1980 1983। 2015-16 जब हमारी सरकार है कितना ट्रैक? 9 से 14 में न्यू लाइन 2600, तो आप बताइए 43 किलोमीटर है। सर मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं रोहित जी, मैंने 15 मिनट सुना इनको। आप बोलिए, मैं नहीं, आप अगर मैं झूठ कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। देखिए रोहित जी, मेरी रोहित जी, अगर मैं अप्रामाणिक बात कह रहा हूं तो आप डिफेमेशन करिएगा बेकार। मैंने इस व्यक्ति को 10 मिनट झेला है। अभय जी मुझे प्लीज बोलने दीजिए, टूक नहीं रहा था ना, 10 मिनट इनको सुना है मैंने। अभय जी आपने भी कहा कि हमारे राज्य में हमने इतनी ट्रेन पटरी बिछा दी। प्लीज सर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। विजय जी है ना या बताने के लिए? नहीं, ये अशिष्टता नहीं कीजिए अभय जी, संबित भाई, ये असंसदीय भाषा प्रयुक्त मत कीजिए। अभय जी कि आप हमने झेला, ऐसे शब्द में अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप बोलेंगे। ओके प्लीज आप उनकी बात सुन लें, उसके बाद विजय जी डिसाइड कर लेंगे किसने कम पटरी बिछाई, किसने ज्यादा बिछाई। सेंसिटिव मैटर में चिल्लाएं, सुन लीजिए प्लीज। संबित पात्रा पूरा कीजिए। हाँ देखिए, ये बिल्कुल ये जो कागज में पकड़ के बैठा हूं ये मैंने घर में डाउनलोड नहीं किया है गूगल से। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं रेलवे मंत्रालय से लेकर आया हूं, ये आंकड़े वेरीफाइड आंकड़े हैं। दूसरी बात, ये मैंने आपको दिखाया कितना पटरी। आपने इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में भी कहा, अभय दुबे जी ने इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कहा। ये लीजिए आंकड़े, अगस्त एवरेज जो है 2009 से 14 के बीच जो यूपीए 2 की सरकार थी 1184 किलोमीटर किया गया। हमारे समय मात्र एक वर्ष में 2015-16 में 1730। तो ये क्वांटम जंप है कि नहीं? सुरेश प्रभु जी क्या कर रहे हैं ये मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से दिखा रहा हूं सर। नॉर्थ ईस्ट, आप यहां 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे पूछिए नॉर्थ ईस्ट जहां सबसे ज्यादा खतरा युद्ध का भी होता है वहां हमने क्या किया? ट्रेन पटरी तक नहीं बिछाई। आपको जान के आश्चर्य होगा रोहित जी कि पूरे 5 वर्षों में 2009 से 14 के बीच यूपीए की सरकार ने मात्र 110 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में रेलवे पटरी बिछाई। हमने अपने पहले वर्ष में 450 किलोमीटर और अपने दूसरे वर्ष में 545 किलोमीटर। और मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को, देखिए बुरा मत मानिएगा, नॉर्थ ईस्ट को हमने तो कचड़े के डब्बे में फेंक रखा था कि वहां तो ट्रेन चलने ही नहीं देना है। मात्र 110 किलोमीटर था, हम लगभग 1000 किलोमीटर तक पहुंचा के वहां मान रहे हैं। हां, यह एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था
और कभी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। जो जो करना चाहिए हम कर रहे हैं। रातों रात बदल देंगे ऐसी हमारी इच्छा तो है, मगर क्या रातों रात सब कुछ, ये इतने पटरी 1000 किलोमीटर क्या रातों रात बदल जाएगा? ये सवाल है। एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं उनसे पूछ लीजिए। ठीक है विजय जी, अब बोलिए। थर्ड अंपायर की तरह बोलिए। रोहित जी, सर रोहित जी थोड़ा रुक जाइए। ये रोहित जी, मैं एक्सपर्ट है ना यहाँ? एक मिनट सर एक्सपर्ट है ना यहाँ? ये जो व्हाइट पेपर प्रभु जी ने इशू किया है वो मेरे पास है। व्हाइट पेपर जो 15 में, उसके डेटा फोकस करके देख लीजिए, सच सामने आ जाएगा और संबित जी का झूठ पकड़ में आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पार्लियामेंट में रखा है भाई। मैं अपनी तरफ से कोई डेटा नहीं दे रहा हूं, इसलिए आपसे अनुरोध है। गलत बोल ये भी पार्लियामेंट में रखा हुआ है, आप पार्लियामेंट में, लेकिन गलत तथ्य मत रखिए। जो पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है वो ही बता रहा हूं मैं। 150 लोग मर गए सर, प्लीज थोड़ा सा थोड़ा सा कम से कम लिहाज रखते हुए इस बात का प्लीज आप दोनों की बात के ऊपर मैं आपका कमेंट चाहता हूं लास्ट। बिल्कुल, एज ए रेलवे मैन हमारी संवेदनाएं हैं। कोई भी रेलवे मैन नहीं चाहता कि हमारा कोई भी पैसेंजर घर तक सलामत ना पहुंचे। जहां तक आंकड़ों की बात है, जितनी कमेटियां हैं, चाहे 2000 की हो, 2005 की हो, 10 की हो, आज की हो, एक ही बात कहते हैं, आज़ादी के बाद 26% नेटवर्क बढ़ा और 1300% पैसेंजर बढ़े, 1600% माल भाड़ा बढ़ा, फ्रेट बढ़ा, और इसको 3000% बढ़ना चाहिए क्योंकि बाकी लोग घुस नहीं पाए तो रोड पे चले गए। और ये भी कहा जाता है कि रेलवे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना तो हमें रेलवे पे जाना ही पड़ेगा। हमारे पास लैंड की कमी, हमें रेलवे पे जाना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और कही जाती है, आज़ादी के वक्त चाइनीज रेलवे 45,000 किलोमीटर थी, भारतीय रेलवे 57,000 किलोमीटर थी। आज हम 67,000 किलोमीटर हैं, चाइनीज रेलवे 1,22,000 किलोमीटर है। जो हम 450 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, चाइनीज रेलवेज ने पिछले साल 13 लाख करोड़ खर्च करके 9,000 किलोमीटर। यहाँ तो लफड़ा ये है ही नहीं ना कि चाइनीज रेलवे कितना बढ़ गया, यहाँ तो लफड़ा ये कि यूपीए ने कितना बढ़ाया, नहीं एनडीए ने कितना अच्छा, उसमें भी मैं इसी पे विवाद हो रहा है। तय हम करने ये बैठे थे कि जिम्मेदारी किसकी है, यहाँ तो दोनों यही बताने में जुटे हुए कि साहब हमने इतनी पटरी बढ़ा दी, हमने इतनी पटरी बढ़ा दी। ये तो देश की जिम्मेदारी। और एक अच्छी बात है, पहले भी कहा गया, अब भी कहा गया है कि रेलवे में ज़्यादा रिसोर्सेज लाने की ज़रूरत है। एक जो रेल मंत्री ने कहा, देखिए करीब 30,000 करोड़ सरकार देती है, इतना ही रोड को दे देती है। 40 मंत्री जी ने कुछ रेलवे के रिसोर्सेज बढ़ा के उसको 60 किया, इतना उन्होंने जुटा के 1,21,000 करोड़ किया। पहली बार किया, पहले 60,000 करोड़ था, उसके पहले 45,000 करोड़ था। उन्होंने ये भी कहा, हम जानते हैं कि चीन हमारा बड़ा भाई 13 लाख करोड़ खर्च कर रहा है, एक दिन में हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन 2,500 करोड़ जाएंगे, फिर 3 लाख करोड़ जाएंगे। और यही बात, यही संस्तुति साम पित्रोदा कमेटी की थी, यही संस्तुति देवराय कमेटी की है, यही संस्तुति सबकी है। तो जब ये अर्थाभाव ये क्लियर है तो इसको कैसे प्राप्त करना, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देश की मांग है कि आप रेल को बढ़ाइए और रेल को तेजी से बढ़ाइए, और इसमें सबका सहयोग चाहिए। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, रेलवे में आधुनिकीकरण होना चाहिए, और रेलवे का जो हमारा प्रोपोर्शन है, अब जो इंडिया 2032 की रिपोर्ट है वो भी कहता है कि जो अब मार्केट शेयर था 80% रेलवे का था आज़ादी के वक्त, उसको बहाल किया जाए और उसके लिए रेलवे बढ़ाई जाए। आज चाइना ने कहा मैं 2,74,000 किलोमीटर रेलवे और बनाऊंगा, हमें 3 लाख किलोमीटर रेलवे बनानी चाहिए और सर्वसम्मति से ये फैसला करना चाहिए। इसके लिए कहीं से फंड लाएं, हम फंड लाएंगे, उसको बनाएंगे। हम बता रहे हैं हमने इस महीने 450, इस साल 450 किलोमीटर बनाई है, अगले साल 546 बनाएंगे। आप 3 लाख की बात कर रहे हैं। जी हाँ सर, 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं उन लोगों के जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, और हम सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट कमेंट ले रहा हूँ बस आपसे। लास्ट पॉइंट यही है कि इस एक्सीडेंट की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भारत सरकार से निवेदन है कि वो जुडिशियल कमीशन की तरफ जाए। नंबर 2, इंडियन रेलवे को बढ़ना चाहिए, देश को आगे रेल ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और क्वांटम क्रिएट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारें अपना काम करती हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम हाई स्पीड की तरफ जाएं या इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाई स्पीड करें, जब तक रेलवे के ह्यूमन एसेट्स टेस्ट रहेंगे और ह्यूमन एसेट्स को बाईपास करके
प्रोसेसेस को बाईपास करके रेलवे को चलाने के लिए मजबूर करता जाता रहेगा, तब तक एक्सीडेंट्स के रुकने की कोई संभावना नहीं है। हिंदुस्तान में बेटर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंट रेल ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर लाया जाए और रेलवे बोर्ड को सेफ्टी से अलग किया जाए। ये हमारा निवेदन है। और एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स के लिए जैसे राज्यसभा ने रिकमेंड किया है रेलवे और सेफ्टी कैटेगरी के लिए, उनके लिए एक अलग से कमेटी बिठा के अगर आप अपने डिफेक्ट्स रेल में, ट्रैक्स में, मशीन और इक्विपमेंट में ढूंढ रहे हैं तो अपने डिफेक्ट्स उन पॉलिसीज में भी देखने की कोशिश करें। भारत सरकार से निवेदन है, संबंधित अधिकारी और मिनिस्टर्स प्लीज समझ लें कि जब तक आपके ह्यूमन एसेट स्ट्रेस रहेंगे, आपके अदर स्ट्रेस डिस्ट्रेस जो रिसोर्सेज हैं वो रेलवे एक्सीडेंट्स को रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकमात्र जगह पर जाती है कि पहले ये फाइंड आउट किया जाए कि व्हाट आर द प्रोसेसेस एंड हु आर द ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। एंड एक रिक्वेस्ट और है, इंडियन रेलवे में मैडम ममता ने पंकी के एक्सीडेंट में 1 जनवरी 2010 को पहली बार इंडियन रेलवे के एक ऑफिसर को सस्पेंड किया था। हमारे देश में इतिहास रहा है कि इसने बड़े एक्सीडेंट्स में मिनिस्टर्स रिजाइन कर देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए हमारा निवेदन है कि ऑफिसर्स को भी इस पूरे प्रोसेस में लेके आए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत जहां से हुई थी संजय पांडे साहब वहां लेके आए वापस कि कम से कम जवाबदेही तो तय कीजिए, जिम्मेदारी तो तय कीजिए। अगर आप उसे जिम्मेदारी और जांच के दायरे से बाहर रखेंगे तो फिर आप बाद में ये तय कैसे कर पाएंगे कि इन 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन था, किसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपके सुझावों के साथ साथ जो एक बात संजय जी ने पहले कही थी, मैं वो दोहराना चाहता हूँ संबित पात्रा से, उम्मीद करते हुए कि वो सरकार तक पहुंचाएंगे इस बात को कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए ऐसे हादसों की, जिससे कम से कम पता तो लगे कि जिम्मेदार कौन था इसका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोक के हिस्सा बनने के लिए।